नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एमपीपीएससी मेंस में अच्छा उत्तर लिखा जाता है या कैसे हम अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। कई विद्यार्थियों के कमेंट आए और कुछ प्रत्यक्ष रूप से पूछते हैं कि सर आपने शुरुआत में एमपीपीएससी को लेकर कई सारी बातें की और जब हमारा प्रीलिम से निकल गया या प्रीलिम से निकलने के नज़दीक हम पहुंच गए तो अब आपने एमपीपीएससी के वीडियो बनाना बंद कर दिए और आप पटवारी की वैकेंसी पर शिफ्ट हो गए। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, मुझे केवल पटवारी को ध्यान में रखकर वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अपितु जो मेरे प्यारे साथी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है, जिनकी रणनीतियों में कहीं ना कहीं देववर्मा एकेडमी का भी थोड़ा बहुत योगदान रहा, जिन्होंने कमेंट करके बताया कि सर हमारे प्रीलिम्स में जो नंबर आ रहे हैं, आपके कई वीडियोस ऐसे थे जहां से प्रत्यक्ष रूप से हमें चीज़ें देखने को मिली। तो मुझे लगा कि फिर मुझे इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मुझे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। डीसी, डीएसपी, नायब तहसीलदार जो भी आपको बनना है, तब तक मुझे आपका साथ देना होगा। तब तक कहीं ना कहीं चीज़ें बतानी होगी जो आपको निर्णायक सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगी। प्यारे साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है एमपीपीएससी मेंस को लेकर कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर समझ पाते हैं कि यार अच्छा उत्तर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन समस्या यह है कि सभी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाते। अगर कर भी लेते हैं तो समझने में एक संभावना ये बनी रहती है कि वह कहीं ना कहीं गलत आंसर ही लिख रहे होते हैं। गलत का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें डाटा गलत डाला गया, डाटा सब सही डालेंगे, लेकिन लिखने का एक जो तरीका होता है उस तरीके को आना बड़ा ही जरूरी है। तो एमपीपीएससी मेंस की अगर हम बात करें, है ना, तो कैसे इसमें अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है, प्रश्न ये उठता है। देखिए, अच्छा उत्तर लिखने की कुछ कसौटियां होती है। अगर आप उन्हें फुलफिल कर देते हैं, उन्हें अगर आप सही तरीके से लिख पाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कुछ पॉइंट में लिखता जाऊंगा, साथ में समझाता जाऊंगा। अगर इन चीजों को आप शामिल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा उत्तर लिखने के संदर्भ में जो सबसे पहला पॉइंट मुझे लगता है एमपीपीएससी मेंस को लेकर, वह पहला पॉइंट है जो पूछा है वही लिखें। जो पूछा है केवल वही लिखे, केवल वही लिखे। इसका मतलब क्या है? जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो सिलेबस के पहले मेंस की जो कॉपी होती थी वहां पर प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न नहीं लिखे जाते थे। क्वेश्चन पेपर आता था जिसमें से आपको आंसर लिखना होता था। तो संभावना ये रहती थी कि अगर 3 नंबर का प्रश्न है और वह आपको 30 शब्द में लिखना होता था, अब तो हालांकि शब्दों की सीमा भी कम कर दी गई, तो विद्यार्थी अगर उसको थोड़ा सा ज्यादा पता होता था या वह चीजों को अगर समेटने में सक्षम नहीं था, कम चीजों को नहीं लिख पाता था, कम बातों में अपनी बातों को नहीं कह पाता था, तो 30 शब्द से ज्यादा 40 शब्द 50 शब्द तक भी चला जाता था। तो संभावना ये रहती थी कि काम हो जाएगा। 50 शब्द के प्रश्न में कभी कभी विद्यार्थी 75 शब्द तक लिखाते थे, जो कि ये कहीं ना कहीं सही आंसर भी माना जा सकता था, उसमें भी अच्छे नंबर मिलते थे। लेकिन समस्या यह है कि अब जो कॉपियां आएगी उसमें प्रश्न वहीं पर लिखे रहेंगे और प्रश्न लिखे रहने की वजह से आपके पास सीमित लाइनें रहेगी जिसमें आप सीमित अक्षर ही लिख सकते हैं, सीमित शब्द ही लिख सकते हैं। तो सीमित शब्द तब लिख सकते हैं जब आप उन व्यर्थ की चीजों को बाहर निकालेंगे जो आपके काम की नहीं है। इसलिए जो पहला पॉइंट हमारे जहन में होना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए, वह पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि एग्जामिनर ने प्रश्न क्या पूछा है। जो प्रश्न पूछा है केवल वही लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आप अदर चीजों पर जाते हैं, हमारे साथ एक समस्या ये होती है कि हम एमपीपीएससी के दौरान इतना कुछ पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पास अगर कोई प्रश्न आया तो लिखने के लिए बहुत कुछ है, तो हम हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को रोक नहीं पाते कि यार मुझे ये प्रश्न आता है, अब मुझे तो इसमें खूब लिखना है। लेकिन वहीं पर एक सिविल सेवक की पहचान होती है कि आखिर लिखना क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये उसे पता होनी चाहिए।
तो पहली जो बात आपको ध्यान रखना है, जो पूछा है केवल वही लिखना है। इस केवल को हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ वही लिखना है, उसके अलावा अदर चीजें कुछ भी नहीं लिखना है। अगर कोई प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हमें उतनी बातें लिखनी है जो उसमें पूछी गई है, क्योंकि हमारे पास ना ही तो इतना समय है कि हम ज्यादा लिख सके और ना ही इतनी स्पेस है कॉफी में कि हम कुछ अदर चीजें लिख सके। तो पहली बात हमें क्या ध्यान रखना है कि जो पूछा है केवल वही लिखना है। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात मुझे ऐसी लगती है कि आपको जो आपके अन्य प्रश्न हैं, उन अन्य प्रश्नों में अगर मैं बात करूं, वहां पर फ्लो चार्ट का या पाई चार्ट का प्रयोग करना है। फ्लो चार्ट या पाई चार्ट का अगर आप प्रयोग करते हैं तो अंक ज्यादा मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एमपीपीएससी का तो ये ट्रेंड चला आ रहा है कि जिसने जितने ज्यादा फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, डायग्राम, किसी भी चीज का प्रयोग किया है, उतना ही ज्यादा वो जो आंसर है वह सुंदर लगता है और उतने ही कम शब्दों में आप ज्यादा चीजों को लिख पाते हैं, समय को बचा पाते हैं। देखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने के बाद एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाती है, आप नहीं जाते। हो सकता है कि आप अत्यंत विद्वान व्यक्ति है लेकिन आपकी लिखावट इतनी अच्छी नहीं है, तो उसे नहीं पता कि आप में कितनी विद्वता है। उसके पास आपकी कॉपी है, आपकी कॉपी ही आपके बारे में बताएगी। अगर आपकी लिखने की शैली अच्छी है और आपने सही लिखा है तो हो सकता है आपको कम नॉलेज भी हो तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपकी लिखने की शैली अच्छी नहीं है, मान सकते हैं कि आपने एक पेज था, ये इस पेज में आपने यहां से लिखना शुरू किया और कहीं पर भी ना तो पाई चार्ट डाला, ना फ्लो चार्ट डाला और ना ही कहीं पर आपने कुछ चीजें सुंदर बनाई, सिर्फ लिखे गए। हो सकता है कि इसमें इतना ज्ञान हो कि वह व्यक्ति तृप्त हो जाए, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाए, उसका मन करे कि वाह क्या व्यक्ति मैंने देखा है। ऐसा तो कोई लिख नहीं सकता। लेकिन जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो लिखने में, उसे पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। और जब आप आपकी कॉपी को देखते हैं और आप कहीं पर देखते हैं कि कहीं पर भी अगर पैराग्राफ का प्रयोग नहीं हुआ, फ्लो चार्ट का प्रयोग नहीं हुआ, तो आपको भी पढ़ने में बड़ी ही कठिनाई होती है, परिणाम स्वरूप नंबर कम मिल सकते हैं। तो बेहतर यह होगा कि फ्लो चार्ट का प्रयोग करें, डायग्राम का प्रयोग करें, हो सके तो ज्योग्राफी और एमपी जीके के भूगोल वाले पोर्शन में तो हमेशा मानचित्र बनाने का प्रयोग करें, है ना। इससे क्या होगा कि नंबर मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी और आप कम शब्दों में ज्यादा चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये हो गई दूसरी बात, यानी हमें हमारे उत्तर में जहां जहां संभावना। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह आप फ्लो चार्ट इनका प्रयोग करने लगे। फ्लो चार्ट में बहुत सारी चीजें हैं, आप या तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक ये तरीका होता है लिखने का, है ना। यहां पर जो मेन बिंदु है उसे डाल दिया, इसके बाद उससे संबंधित पॉइंट डाल दिए। एक ये हो सकता है लिखने का सही पॉइंट। ये भी अगर आपको यूज नहीं करना है तो एक ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, यानी हमारे पास इतने सारे डायग्राम हो सकते हैं, इतनी सारी चीजें हो सकती है, हम अलग अलग तरीके से चीजों को लिख सकते हैं, बस हमारे पास लिखने की कला होनी चाहिए। यानी दूसरा पॉइंट यह है कि फ्लो चार्ट, डायग्राम या मानचित्र इनका प्रयोग करना है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वह यह होता है कि आपके जो आंसर है उस आंसर में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब होता है किसी भी बात को अगर आप कह रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की चीजों में हर एक चीजें जो क्रम से आए वही बताए, है ना। यानी अगर आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं तो आपकी बातों में एक ऐसी लयबद्धता होनी चाहिए, एक ऐसा फ्लो होना चाहिए। कभी कभी आप कुछ व्यक्ति को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार क्या बोलता है। हो सकता है कि उसकी बातें आपके काम की ना हो, लेकिन उसके बोलने के तरीके से ही आप इतने मोहित हो जाते हैं कि आपका काम हो जाता है। यानी आपकी बातों में इतनी क्रमबद्धता होनी चाहिए कि एक एक चीजों को आप पर्टिकुलर चीजों को ऐसे बताते जा रहे हैं कि पता ही नहीं चला। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 1.5-2 घंटा बोलते रहते हैं, लेकिन आपको इच्छा होती है यार और बोला जाए, और भी बोला जाए तो ज्यादा बेहतर लगता है।
कुछ ऐसे होते हैं जो 5 मिनट में आपको उबाऊ कर देते हैं, आपको पका देते हैं। तो ठीक ऐसा ही हमें आंसर में लाना है कि हमें क्रमबद्ध तरीके से चीजों को लिखना है। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो आंसर है, इस आंसर में अगर आप हो सके तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आप प्रमाण सहित आंसर लिख सकते हैं। प्रमाण सहित आंसर लिखने का क्या मतलब है? जैसे आप इकोनॉमिक्स में आप कुछ आंसर लिख रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे आंसर है जहां पर आप प्रमाण सहित उत्तर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से आपने लिखना प्रारंभ किया, आपने एक पॉइंट डाला कि कोई भी बात है, आपने उस बात को लिख दिया। अब यहां पर नीचे की ओर, उस लाइन की नीचे की ओर आपने लिख दिया 2019 में, यानी मान सकते हैं कि 2019 की कोई रिपोर्ट ऐसी है जिसके द्वारा यह कहा गया। तो आपने यहां पर लिख दिया 2019, यानी 2019 की जो रिपोर्ट है इस बात की पुष्टि करती है। जब आप प्रमाण सहित आंसर लिखते हैं तो आंसर थोड़ा सा प्रमाणित होने से नंबर ज्यादा मिलने की संभावना होती है। यहां पर कोई बात लिखी और आपने कह दिया कि इस रिपोर्ट के अनुसार, जो भी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट का यहां पर नाम अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर को एक खुशी होती है कि चलो इसको महसूस है, इसको बातों का पता है कि यार कहां पर क्या लिखना है, और इसको यह भी पता है कि ये ऐसे ही नहीं आया, इसने कई चीजों को पढ़ा है, इन रिपोर्ट को जानना है, 2019 के डाटा का जिक्र किया है, यानी कहीं ना कहीं नॉलेज का लेवल अच्छा है। और जब आप प्रमाणित चीजें लिखते हैं, देखिए एक बात ये हो सकती है कि आप हवा में बातें करें, ये हुआ वो हुआ सब चीजें हुई, तो वो एक फालतू बात है, इसका कोई सेंस होता नहीं है। एक आपने कोई बात कही, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी एक बात को कहेगा और उसने प्रमाण दर्ज कर दिया कि साहब देखिए 2019 में ऐसा हुआ था, 2018 में ऐसा हुआ था, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात वहां पर लिखी गई थी। तो हो सकता है 2 घंटे से कोई व्यक्ति किसी बात को समझा रहा बिना प्रमाण के, तो वो बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन इसकी एक बात को बहुत अच्छे ढंग से समझा जाएगा। तो कहने का मतलब जहां जहां हो सके वहां पर प्रमाण दर्शाने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए आप हड़प्पा सभ्यता में लिख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में आपने लिखा एक पॉइंट कि यहां का जो समाज था वह समाज मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक, ठीक है। आपने पूरी लाइन लिखी कि यहां का समाज मात्र सत्तात्मक था। अब एग्जामिनर कहेगा कि भाई आपको कैसे पता कि मात्र सत्तात्मक था, तो आपने यहां पर एक कोष्टक डाला, यहां पर लिख दिया अधिकांश स्त्रियों की मूर्तियों का मिलना, है ना, अधिकांश स्त्री मूर्तियों का मिलना। तो यहां से एक चीज ये हो गई कि यार आपने ये जो बात कही है, ये बात हवाबाजी में नहीं लिखी है, आपको प्रमाण पता है कि अधिकांश स्त्रियों की मूर्तियों के मिलने के कारण इन्होंने कहा कि यहां का समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। तो मेंस में जरूरी क्या है उस बात को समझिए। मेंस में जरूरी ये नहीं है कि आपको कितना नॉलेज है, बल्कि मेंस में जरूरी यह है कि नॉलेज होने के साथ साथ आप कितने अच्छे ढंग से आपकी बातों को लिख पाते हैं। अगर आपके पास 70% नॉलेज भी है और आप अच्छे तरीके से आंसर लिखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी के पास 90 से 95% नॉलेज है और अगर वह बातों को नहीं लिख पाता तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये 4 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके उत्तर को इतना अच्छा लिख सकते हैं कि आपका काम आसानी से मेंस में होगा, और हो सकता है कि अगर आप इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करें तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। 4 बातें तो आपको ध्यान ही रखना है। एक बात और, अगर आपको थोड़े से नंबर बढ़ाना है, हो सकता है इस बात से लोग असहमत होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसे हमेशा ध्यान रखें। आपका जो आंसर है ना, इस आंसर को पॉइंट नंबर हम 5 मान सकते हैं। इस आंसर में थोड़ी सी स्पष्टता दिखनी चाहिए। स्पष्टता का मेरा मतलब है यहां पर आंसर थोड़ा सा सुंदर दिखना चाहिए, यानी थोड़ी सी आपकी लिखावट पर काम करना शुरू कीजिए। लिखावट अगर सुंदर होगी, कहते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कहने का मतलब यह है कि ठीक है, इस बात का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि किसी की आंसर राइटिंग या किसी की लिखावट सुंदर नहीं है, उसके बावजूद उसको अच्छे अंक मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति है जो बड़ा ही सुंदर है, किसी को भी आप मान सकते हैं,
आप अगर उसे देखते हैं, आपने जीवन में उससे बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं उसके पहनने के तरीके से, उसके रहने सहने, जो भी उसका ढंग है, उसके तरीके से आपको लगेगा यार व्यक्ति बड़ा सही है। ये मैं भी मानकर चलता हूं कि सूरत से ज्यादा महत्व सीरत को दिया जाता है, क्योंकि वही चीज महत्वपूर्ण होती है। लेकिन पहला जो हमारा किसी से इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा उसकी सूरत से, ठीक ऐसे ही आपके आंसर से। यानी थोड़ी सी अगर लिखावट सही है, थोड़ी सी सुंदर आप लिख सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिल सकता है। ठीक वैसे ही कि आप किसी व्यक्ति से कभी जीवन में बात नहीं की है, सिर्फ वो उसको देखा और देखकर आपको लगा, आपने जज किया यार बड़ा सही बंदा है, क्या सही तरीके से रहता है, हर एक चीजें आपने देखकर कही। वो तो बाद में पता चलेगा जब उसका मुंह खुलेगा कि उससे कोई विद्वता वाली चीज निकल रही है, कोई ज्ञानवर्धक चीज निकल रही है, उसके मुंह से कोई कचरा निकल रहा है, वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक ऐसे ही आपकी आंसर राइटिंग अगर थोड़ी सी सुंदर हो जाए। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमारी तो लिखने की लिखावट सुंदर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर लिखावट सुंदर नहीं है तो जो शब्दों के बीच का गैप है उस गैप को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यानी एक शब्द अगर आप ऐसे लिख रहे थे तो थोड़ा सा इनके बीच का गैप बढ़ा दीजिए ताकि चीजें स्पष्ट दिखे। और फ्लो चार्ट और पाई चार्ट का अगर आप प्रयोग करेंगे तो चीजें और भी सुंदर दिखने को लगेगी। और थोड़ी सी मेहनत करिए, राइटिंग सुधर सकती है, काम हो सकता है। तो प्यारे साथियों, ये रही एमपीपीएससी मेंस को लेकर अच्छे आंसर लिखने की कुछ कसौटियां। अगर आप इन पर खरा उतरते हैं तो आपका काम हो जाएगा। एक बात और, अगर आप सोचते हैं कि आज आंसर लिखेंगे, आज ही ये सभी चीजें हो जाएगी, तो नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना है, आपका काम हो जाएगा। और भी बातें हम करेंगे एमपीपीएससी मेंस को लेकर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का था। बहुत बहुत धन्यवाद।